Hello everyone, welcome back to IAS Cafe. My name is Priyanka. As we all know, we were discussing previous year's question paper on this platform for UPSC CSE 2024. And we were discussing topic wise and section to section. Today, we will be talking about judiciary. And this unit will be consisting of Supreme Court, High Court, lower judiciary, and important judgments of the High Court. That means all the previous year's questions which has covered these topics. For example, Supreme Court is here, High Court, lower judiciary, important judgments of the higher court we are discussing today. So let's move to the first question. The first question says that, okay, before we move forward, I would like to say one thing. In the last 2-3 years, यानी कि 2023, 2022, 2021 या 20 भी ले लीजिए, जुडिशरी वाला जो सेक्शन है उसमें उनका थोड़ा सा फोकस गवर्नेंस या फिर आप बोल सकते हो करंट अफेयर्स की तरफ टिल्टेड है। और आप खुद कॉमन सेंस लगाइए, बिकॉज जुडिशरी का जो सेक्शन है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट, इनसे जो डायरेक्ट बुक से क्वेश्चन आते थे वो एग्जॉस्ट हो चुके थे। मोस्टली आप लोग इजीली उसको सॉल्व कर रहे हो, अगर किसी ने भी 2-3 बार पॉलिटी पढ़ी है, 1-2 अटेम्प्ट लगाए हैं, है ना। जैसे कि अभी हम देखेंगे 2020 से पहले की जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व होंगे। तो अब ये जो टॉपिक है जुडिशरी, इस पर थोड़ा सा फोकस करंट अफेयर्स की तरफ है। मतलब स्ट्रैटेजी क्या होती है प्रीलिम्स के लिए? आपको लगता है कि यार सारे क्वेश्चन अब तो करंट अफेयर से आए, अब तो मुझे बस विजन की प्रीति करनी, स्टैटिक करना ही नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हमने देखा कि जो फंडामेंटल राइट थे, डीपीएसपी थे, आप अभी भी उसमें स्टैटिक की तरफ ही हो, वहां पे आपको स्टैटिक ही पढ़ना पड़ रहा है, बिकॉज आप अभी भी, जो बच्चे अभी भी वो क्वेश्चंस गलत कर रहे हैं, तो यूपीएससी अभी भी स्टैटिक से ही सवाल पूछ। बट पर्टिकुलर ये जो जुडिशरी सेक्शन है, इस पे क्या क्या न्यूज में रहा है, आप उसको थोड़ा सा ध्यान में रखें और करंट अफेयर्स की फोकस से ये टॉपिक पढ़ेंगे। बिकॉज इन दिनों जुडिशरी जो है एक्टिव भी बहुत हुई है, यानी कि जुडिशियल एक्टिविज्म जो है, जिसको यूजुअली हम छोड़ देते कि ये मेंस का टॉपिक है, राइट, इसको प्रीलिम्स में काम नहीं है, तो बेसिकली ये क्वेश्चंस वहां से पूछे गए हैं। क्योंकि जब आप जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करते हो, आपके मन में आर्टिकल 32 आ जाना चाहिए, आर्टिकल 142 आ जाना चाहिए, राइट। तो दीज आर द आर्टिकल्स, तो इनसे सवाल आते हैं। तो ये मेरा एक जो था एनालिसिस जो था, उसके थ्रू मैंने आपको बताया। अब हम स्टार्ट कर सकते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ। पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो लेट्स मूव टू द फर्स्ट स्टेटमेंट, दैट इन इंडिया prisons are managed by the state governments with their own rules and regulations for the day-to-day administration of the prisons. तो पहली बात तो 7th शेड्यूल जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन हो, तो आपके पास यहाँ पे 3 लिस्ट होती है। एक यूनियन लिस्ट है, एक है आपके पास स्टेट लिस्ट, और एक है आपके पास कॉन्करेंट लिस्ट। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि क्या प्रिजन्स स्टेट गवर्नमेंट मैनेज करती है या नहीं। मतलब आपको ये पूछ रहा है कि क्या ये यूनियन लिस्ट का पार्ट है, स्टेट लिस्ट का पार्ट है, या कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। मतलब यहाँ से उसने ये तो वैलिडेट कर दिया कि भाई मैं सिलेबस से पूछ रहा हूँ, लेकिन आप बोलोगे मैं रैंडम थोड़ी ना कि हर कोई चीज रटूंगा कि यूनियन का, ये स्टेट का, या कॉन्करेंट का, नहीं। रिमेंबर दिस ईयर 2022 एंड 2023, एवरी नाउ एंड देन हर एक न्यूज आर्टिकल कवर कर रहा था रिगार्डिंग द प्रिजन रिफॉर्म्स, जो कि आपका सिलेबस का भी पार्ट है। अब ये न्यूज में क्यों आ रहा था? बिकॉज यहाँ पे जुडिशरी ने इंटरवीन किया था कि भाई प्रिजन्स के अंदर रिफॉर्म लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है इंडिया के अंदर, क्योंकि प्रिजन्स में ओवर क्राउडिंग हो रही है, कोई मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, आपको वहां पे वोकेशनल ट्रेनिंग जो है वो देने की जरूरत है। तो हमारा पूरा जो क्रिमिनल जस्टिस है, उसमें प्रिजन्स के अंदर जो रिफॉर्म लाना, ये बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। अब आप बोलोगे कि व्हाट डू यू मीन बाय द क्रिमिनल जस्टिस? ठीक है, एक सेकेंड।
Okay. So when we talk about the criminal justice in India, तो पहला यहाँ पे आप जो पॉइंट बात करोगे वो होगा जो लॉ बना रहा है यानी कि पार्लियामेंट। सेकंड यहाँ पे हो जाएगा जो लॉ का एनफोर्समेंट करता है यानी कि पुलिस। और थर्ड यहाँ पे हो जाएगा जो एडजुडिकेशन करते हैं यानी कि कोर्ट। और फोर्थ यहाँ पे जो कि करेक्ट करता है उन सबको यानी कि जो प्रिजन्स होते हैं, जेल होते हैं, कम्युनिटी फैसिलिटीज होते हैं। तो ये आपके पास चार लेवल पे इंडिया का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बेस्ड है। दैट मीन्स legislature which is making the laws, that means parliament, then who's enforcing the laws, that means police, who's adjudicating the laws, that means court, and then the correction which comes under the prisons. So basically there was a news that Supreme Court have established a committee. That committee was Amitava, जो भी इसका pronunciation है, that is Amitava Roy Committee. और बोला गया कि भाई प्रिजन्स के अंदर जो रिफॉर्म्स है उसके ऊपर आप जो है देखिए, ठीक है। तो यहां से ये क्वेश्चन आया क्यों है, ये क्लियर कट पता चलता है कि हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है बहुत ही ज्यादा न्यूज में था। बिकॉज एक तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ये सीआरपीसी आईपीसी फलाना चीज को हटाने का डिस्कशन चल ही रहा था उस टाइम पे, तब जाके अब फाइनली जो न्यू लॉज है वो भी बन चुके हैं, राइट। पता है ना, आईपीसी सीआरपीसी हट चुके हैं, अब जो नए हिंदी वाले टर्म्स है वो आ चुके हैं, करेक्ट। तो बेसिकली अब वो बन चुके हैं तो उसका पूरा डिस्कशन था और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कमेटी बना दी थी प्रिजन रिफॉर्म के ऊपर, तो ये आपके पास न्यूज में था। तो जब ये न्यूज में था तो ये पर्टिकुलर चीज जब भी आप पढ़ते हो तो पहले ही स्टेटमेंट में लिखा होता है कि आपके पास जो प्रिजन है वो स्टेट लिस्ट का पार्ट होता है, ठीक है। सो दे आर पार्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट, दे आर टोटली गवर्न्ड बाय द स्टेट, ठीक है। अब प्रिजन से रिलेटेड कुछ एक्ट भी है, जैसे कि प्रिजन एक्ट 1894 है, ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर्स 1950 है, देन आपके पास और भी बहुत सारे एक्ट है। तो पहले यहां से तो ये क्लियर हो जाता है कि स्टेटमेंट वन तो एब्सोल्युटली करेक्ट। दैट मीन्स इन इंडिया prisons are managed by the state government with their own rules and regulations for the day-to-day administration of the prisons. Statement 2. In India, prisons are governed by Prisons Act 1894, which expressly kept the subject of prison in the control of the provincial government. Yes, ये statement भी correct है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? Both the statement 1 and statement 2 are correct, and statement 2 is the correct explanation of the statement 1. अब आप क्या करेंगे, एक छोटा सा होमवर्क, अपना लैपटॉप या जो भी आपके पास है वहां पे गूगल पे जाइए, वहां पे लिखिए प्रिजन्स। ये थोड़ा सा जब भी कोई टॉपिक आपको लगता है कि करंट अफेयर्स की तरफ टिल्ट हो रहा है, छोटा सा होमवर्क आपको करना है, ओपन द विकीपीडिया ऑफ दैट। तो विकीपीडिया में स्टार्टिंग का जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है उसको आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए, दैट इज इनफ फॉर यू। अगर ये भी आपसे नहीं हो रहा है तो प्रिजन्स टाइप करो गूगल पे और उसके आगे लिख दीजिए यूपीएससी। तो जैसे आप प्रिजन यूपीएससी टाइप करेंगे तो कोई ना कोई एक अच्छे इंस्टीट्यूट के है, जैसे दृष्टि आईएएस है, बायजूस है, आपके पास इनसाइट है, इनके नोट्स आ जाते हैं, तो आप उसको जो है पढ़ सकते हो। तो दिस इज हाउ यू कैन डू इट इन द शॉर्टर टाइम। तो ये बेसिकली एक शॉर्टकट मेथड है जो अभी हमने आपको बताया है। अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो सवाल है उसकी तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, with reference to the writ issued by the Court of India, consider the following statement. पहले देखते हैं कि एनालिसिस की बात करते हैं। अगेन हमने बोला जुडिशियल एक्टिविज्म बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहा है, जुडिशियल एक्टिविज्म। तो जब आप जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करते हो तो वो आर्टिकल 32 की मदद से करता है या फिर आर्टिकल 142 कंप्लीट जस्टिस के थ्रू करता है। यहाँ पे आप आर्टिकल 141 भी ले सकते हो, आर्टिकल 136 भी ले सकते हो। तो जब सी ये चार आर्टिकल्स आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए जुडिशियल एक्टिविज्म जब भी आपके दिमाग में आता है। आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 142 है, आर्टिकल 141 है और आर्टिकल 136, ठीक है। तो आर्टिकल 32 जो है फंडामेंटल राइट है जहां पे ये जो रिट है वो इशू करता है।
आर्टिकल 142 कंप्लीट जस्टिस की बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी को कंप्लीट जस्टिस के देने के लिए इंटरवेन यहाँ पे करता है। अब आप फटाफट से कमेंट पे लिखिए व्हाट इज आर्टिकल 141 एंड व्हाट इज आर्टिकल 136। ठीक है, तो ये हो गया जुडिशियल एक्टिविज्म। फिर से ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा गया बिकॉज जुडिशियल एक्टिविज्म बहुत ज्यादा फैल रहा है अभी 2023, 22 और 21, 20 फैल रहा है इन द सेंस की जुडिशियरी बहुत ज्यादा एक्टिव हो रही है। कहीं ना कहीं इस पर डिस्कशंस पे न्यूज में आए हैं कि क्या ये जुडिशियल ओवररीच तो नहीं है। ठीक है, तो एक तो इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस ये निकलता है। दूसरा, फंडामेंटल राइट हो या फिर जुडिशरी हो, रिट जुरिस्डिक्शन तो उनका बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो हो जाता है। जब भी आप जुडिशरी पढ़ते हो यू रीड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। उसके अंदर आप ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की बात करते हो, उसके अंदर आप एडवाइसरी जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करते हो, उसके अंदर आप रिट जुरिस्डिक्शन की बात करते हो, उसके अंदर आप अपेलेट जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करते हो, उसी के अंदर आप कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो है उसके बारे में बात करते हो। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब आप आगे देखेंगे कि 90% क्वेश्चंस, यस आई एम गिविंग यू स्टेटमेंट ओवर हियर दैट इन द पीवाईक्यूज 90% ऑफ क्वेश्चंस जो है ये इनके जुरिस्डिक्शन से ही आए हुए हैं। या तो उन्होंने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन पे सवाल पूछ लिया है या फिर एडवाइजरी, रिट, एपलेट, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इन्हीं से सवाल पूछ लिया है। ठीक है, तो आपको अब समझदार को इशारा काफी है। अगर आपको स्टैटिक की तरफ देखना है तो जो जुरिस्डिक्शन के टाइप्स है उनको मिस मत करिएगा। तो दिस इज हाउ यू एनालाइज अ क्वेश्चन। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन कि क्वेश्चन जो है वो बोल क्या रहा है। यहाँ पे पूछा गया है that with reference to the writ issued by the court of India, consider the following statement. पहला स्टेटमेंट बोलता है मेंडेमिस will not lie against a private organization unless it is entrusted with a public duty. Absolutely correct है. If we talk about the writ, we are having habeas corpus, mandamus is there, quo warranto, then prohibition, certiorari. करेक्ट, तो ये आपके पास रिट्स होते हैं। तो को-वेरेंटो में आप जो प्राइवेट एंटिटी उसको दिमाग में ले सकते हो, बाकी मोस्टली सब में आपके पास पब्लिक जो एंटिटी है उसी का नाम होता है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट, mandamus will not lie against a company even though it may be a government company। तो बेसिकली कंपनीज जो होती है वो तो कंपनीज एक्ट के तहत रूल होती है भाई। ठीक है, तो उस पर नहीं लगता है। Third, any public minded person can be a petitioner to move the court to obtain a writ of quorum। Yes, on what authority, like को warranto हम यही पूछते हैं, तो कोई भी पब्लिक माइंडेड पर्सन ये ले सकता है। लक्ष्मीकांत में जो को warranto का टॉपिक है उसी के अंदर ये लाइन डायरेक्ट दे रखी है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो इन्होंने पूछा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से, तो अब आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन कहां से आया है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। दैट मीन्स कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ये जुरिस्डिक्शन का ही पार्ट है। दिस इज पार्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन ओनली। एज वी सेड कि क्वेश्चंस कहां से होते हैं मोस्टली, या तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हो गया, एपलेट जो जुरिस्डिक्शन है आपके पास, एडवाइजरी है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, रिट जुरिस्डिक्शन। तो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड से, जो कि आपके पास इसका जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है। तो पहला यहाँ पे पॉइंट है कि परस्यूएंट टू द रिपोर्ट ऑफ एच.एल. स्टैनल कमेटी, द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 वाज पास्ड। अब बच्चों का एग्जाम में ऐसे एंजाइटी हो जाती है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो पूरा पढ़ा था, कंटेम्प्ट ऑफ एक्ट 1971 भी आता है, भाई ये एच.एल. स्टैनल कमेटी कहाँ लिखी है, मुझे तो नहीं आता। फर्स्ट थिंग you must keep in mind before entering the examination hall in the UPSC is that unexpected ही होने वाला है। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने जो पढ़ा है वही आएगा, अनएक्सपेक्टेड होगा। हाउ टू डील विद दैट, शांति रखो। इन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है, होल्ड ऑन, हमें अभी पता है, आगे बढ़ते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो पता है, बिल्कुल पता है। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया empowers the सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये हमें पता है, बिल्कुल पता है। ठीक है, तो इससे सबसे पहले तो आप सी और डी को एलिमिनेट कर दो, क्योंकि यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है ही नहीं। अब आते हैं थर्ड स्टेटमेंट पे, दैट मींस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द सिविल कंटेम्प्ट एंड द क्रिमिनल कंटेम्प्ट। अब मजे की बात, इसको ना स्टार लगा लो,
तब लोग ऐसे टिक कर देते कि हाँ सही है। नो, सिविल कंटेम्प्ट का मतलब आपको पता है विलफुल डिसोबीडियंस। क्रिमिनल कंटेम्प्ट में जब आप कुछ पब्लिकेशन वगैरह कर सकते हो जिससे अथॉरिटी कम हो जाती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की, यही आप पढ़ते हो। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइंड नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड दे रखा है जिसके अंदर उसके पास दो पावर्स होती है। एक कि वो अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकता है, और दूसरा क्या होता है कि इसकी जो भी चीजें होती है वो रिकॉर्डेड होती है एज एन एविडेंशियरी वैल्यू। ठीक है, लेकिन अब वो पावर के लिए पनिश कर सकता है सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंदर। तो ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है। ये चीज कहाँ डिफाइंड है? ये चीज डिफाइंड है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के अंदर डिफाइंड है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, और अगर नहीं भी होता तो भी ये तो एलिमिनेट हो ही चुका था। तो भी यहाँ पे एलिमिनेट हो ही चुका था। तो आप इतना समझ सकते हो कि यूपीएससी आपसे सिर्फ ये उम्मीद रख रहा है कि कम से कम आप बेसिक चीज जो है, बेसिक स्टेटमेंट आपको पता हो, जैसे कि स्टेटमेंट 2 था, फिर आपका आंसर अपने आप निकल जाएगा थोड़ा बहुत अगर आपके कॉमन सेंस है तो। अब जो उन्होंने नया पैटर्न स्टार्ट किया है पिछले साल 2023 या 23 के अंदर कि ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट, ओनली 3 पेयर्स आर करेक्ट, उसका वो थोड़ा उम्मीद कर रहा है कि अब आपको थोड़ी सी चीजें ज्यादा पता हो। ठीक है, बट मोस्टली आपके आंसर्स ऐसे अभी ही निकल जाते हैं। तो इन इंडिया की बात करते हैं। पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर्स टू मेक द लॉज ऑन द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, ये बता दो मुझे, विच ऑफ द अबाउट स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑब्वियसली ये करेक्ट है। अब कैसे? ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन हम तो भूल गए रिवीजन क्या क्या याद रखे। मैंने क्या बोला था? आप जब भी, ये भी एक तरह से जुडिशियल एक्टिविज्म का ही क्वेश्चन है, क्योंकि जुडिशियल एक्टिविज्म में आर्टिकल 32 था, उस पर जुरिस्डिक्शन का क्वेश्चन आ गया। फिर आर्टिकल 142 था, दैट इज क्लॉज 1 और क्लॉज 2। क्लॉज 1 कंप्लीट जस्टिस की बात करता है, क्लॉज 2 में यही लिखा है दैट पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर्स टू मेक द लॉज ऑन द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अरे वो उम्मीद कर रहा है कम से कम बेसिक आर्टिकल तो आपको पता हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to the India, consider the following statement. अब सबको लगा 2022 में जब ये क्वेश्चन आया था कि कुछ भी पूछ रहा है। अब हमें क्या पता है एडवोकेट क्या होता है? अरे जब आप फंडामेंटल राइट पढ़ते हो, या फिर आप कोई भी, मान लो कि आप सुप्रीम कोर्ट की बात करते हो, सुप्रीम कोर्ट के जो जज की बात करते हो, तो व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस कि भाई वो कम से कम 5 साल तक हाई कोर्ट में जज रहा हो, या फिर 10 साल तक उसने एडवोकेसी प्रैक्टिस करी हो, एडवोकेट रहा हो। हाई कोर्ट के जज में भी आप क्या बोलते हो कि कम से कम फलाना ईयर्स तक वो एडवोकेट रहा हो। लोअर कोर्ट की कम टर्म्स में हम बात करते हैं 7 ईयर्स तक। तो क्या आप रट रहे हो क्या कि एडवोकेट रहा हो, एडवोकेट रहा हो, एडवोकेट रहा हो? वो मतलब इतना तो क्यूरियस इंसान भी बोल देता है कि भाई एडवोकेट बनते कैसे हैं, राइट? तो विथ रेफरेंस टू द इंडिया, इसलिए बोला जाता है आप इसको रटो मत। जब भी आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हो थोड़ी बहुत क्यूरियोसिटी आपको रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने एडवोकेट जो है उससे जो रिलेटेड जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो यहाँ पे दिया। पहला स्टेटमेंट है दैट गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स एंड द लीगल फर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट, बट द कॉर्पोरेट लॉयर्स एंड पेटेंट अटॉर्नीज आर एक्सक्लूडेड। देखो, भाड़ में ये क्यूरियोसिटी, आपके बुक के अंदर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तो है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट जो भी होता है वो। हाँ, तो ये तो पढ़ा है आपने, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, तो वो तो भाई हाईएस्ट लॉयर है इंडिया का। तो उसमें आप कैसे एक्सक्लूड कर सकते हो दैट लॉयर्स एंड पेटेंट अटॉर्नीज आर एक्सक्लूडेड? तो ये तो रॉन्ग हो गया, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया ना। तो चलो कॉमन सेंस में नहीं लग रहा, तो अटॉर्नी जनरल तो पता है। सेकेंड स्टेटमेंट है बार काउंसिल्स हैव द पावर to lay down the rules relating to the legal education and recognition of the law colleges. Yes, ये तो correct. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, that is the two only. Next question. With reference to the India, consider the following statement. पहला है, देखो, आर्टिकल 22 के बारे में आप बात करो, जो कि फंडामेंटल राइट्स का भी आता है
और आप उसको इसमें भी रिलेट कर सकते हो। आर्टिकल 22, इसके अंदर कम से कम आई थिंक 7 क्लॉजेस हैं। सो टॉक्स अबाउट द प्रिवेंटिव डिटेंशन and it talks about the punitive detention. So when you talk about the preventive detention, ये बोलता है आर्टिकल 22 का क्लॉज 1 और क्लॉज 2 कि आपको ग्राउंड्स बताने पड़ेंगे, 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना पड़ेगा, है ना। तो यानी और थर्ड बोलता है कि आर्टिकल 22(1) और जो सेकंड क्लॉज है उसमें जो भी आपको प्रिविलेजेस मिले हैं वो प्यूनिटिव डिटेंशन के केस में नहीं मिले। तो मतलब ये डिटेंशन का जो प्रोसेस है वो तो पता होना चाहिए। तो बेसिकली जब भी कोई पर्सन को आप अरेस्ट करते हो पहला स्टेप यह होता है कि वो पुलिस कस्टडी में ही जाता है, नो मैटर व्हाट। फिर आप उसको मजिस्ट्रेट के पास लेके जाते हो। अब आप बोलोगे कहाँ लिखा है बुक में? अरे आर्टिकल 22 क्लॉज 1 और 2 में लिखा है ना कि आप अगर किसी को अरेस्ट करते हो, डिटेन करते हो प्रिवेंटिव डिटेंशन में, तो 24 घंटे के अंदर आपको उसको मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना है, एक्सक्लूडिंग दी जर्नी टाइम। तो पहले तो भिड़ते ही तो उसने पुलिस ने ही अरेस्ट किया, पुलिस कस्टडी होती है, फिर आपने उसको मजिस्ट्रेट के सामने लेके गए हो, फिर आगे बात की बात है कि अब वो पुलिस कस्टडी में है कि जुडिशियल कस्टडी में। इनिशियल प्रोसेस तो यही है, दिमाग लगाओ। तो यहाँ पे क्या लिखा है? जुडिशियल कस्टडी का मतलब होता है an accused is in the custody of the concerned magistrate and such accused is locked up in the police station, not in the jail. तो ये जो स्टेटमेंट है आपके पास, ये क्या हो जाता है? सही हो जाता है, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जस्ट अ सेकेंड, सही क्या गलत हो जाता है? यहाँ पे है गलत, क्योंकि वो जेल में ही रहता है, पहली जो है उसका कंडीशन जेल में ही होता है, उसके बाद ये बाइफर्केशन होता है। और जुडिशियल कस्टडी में जो पुलिस ऑफिसर होता है इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंटेरोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। दिस इज करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर बी। So again, what you have to do, go to the Google, right? पुलिस कस्टडीज के बारे में आप विकिपीडिया कर लीजिए, ओके। बिकॉज रिपीट क्वेश्चन का मतलब ये नहीं यही पूछेगा, इससे रिलेटेड कुछ भी पूछ सकता है। तो देखो 2023, 2020, 2021 लाइन से उन्होंने या तो प्रिजन्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे यानी कि प्रिजन रिफॉर्म्स, कस्टडी से रिलेटेड पूछा है जो कि पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी, या फिर वो आर्टिकल्स पूछे हैं जो कि जुडिशियल एक्टिविज्म से रिलेटेड है, क्योंकि जुडिशरी ने बहुत ज्यादा इंटरवीन किया था कि पुलिस रिफॉर्म्स होने चाहिए, जो डिटेंशन के प्रोसेस उसमें रिफॉर्म्स होने चाहिए। और अभी भी आप इनसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि अब ये जो सीआरपीसी, आईपीसी हट चुके हैं और नए प्रोसेस आ चुके हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि ये जो सेक्शन है उससे आप करंट अफेयर्स अपने अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है। तो ये है आपके पास 2021। और थोड़ा सा और ही मतलब गेस वर्क लेना है, मैं कोई लिख के नहीं दे रही हूँ, बट गेस वर्क अगर लेना है तो हम थोड़ा सा ऑल्टरनेट ईयर्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। ऑल्टरनेट ईयर्स के अकॉर्डिंग का मतलब है जैसे कि 2023 का जो सवाल है ये था आपके पास प्रिजन से रिलेटेड। अब ऑल्टरनेट ईयर्स यानी कि 2022 नहीं 2021, तो 2021 का क्वेश्चन देख लो आप, इन्होंने प्रिजन पे ही क्वेश्चन पूछा है 2021 में, ठीक है। तो आप यहाँ पे 2024 का अगर आपको पेपर लेना है तो ये जस्ट अ गेस वर्क है, रिस्क है, आपको करना तो करिए। 2022 में इन्होंने किससे क्वेश्चन पूछे हैं? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से पूछे हैं, या फिर ये जो आपके पास गवर्नमेंट लॉयर ऑफिसर से उनसे रिलेटेड पूछे हैं, और ये सब है। तो बेसिकली आप इससे रिलेटेड चीजें जो है प्रिपेयर कर सकते हो। तो दिस इज जस्ट अ गेस वर्क, ठीक है। ये जब होता है जब आपका प्रिपरेशन हाई लेवल पे हो जाए तो आप उस पर पहुंच सकते हो, ठीक है। आते हैं 6th क्वेश्चन पे। विथ रेफरेंस टू द इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला यहाँ पे बोला है दैट व्हेन अ प्रिजनर मेक्स आउट अ सफिशिएंट केस पैरोल कैन नॉट बी डिनाइड टू सच अ प्रिजनर बिकॉज इट बिकम्स अ मैटर। अरे मैटर ऑफ राइट क्या होता है? हक से थोड़ी प्रिजनर बोलेगा कि मुझे पैरोल पे बरी कर दो भाई, मैटर ऑफ राइट नहीं। ये तो बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो दिस इज रॉन्ग, ठीक है। तो ये रॉन्ग है। स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर ओन प्रिजनर्स रिलीज ऑन पैरोल रूल। क्या मैं कह सकती हूँ कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है? बोल सकती हूँ नहीं? यस। प्रिजनर रिलीज ऑन पैरोल रूल ये आपके पास स्टेट लिस्ट का ही टॉपिक है। करंट अफेयर्स ना भी पता होता तो भी आप 2023 का सवाल कर देते कि हाँ भाई वो स्टेट लिस्ट का ही टॉपिक है, क्योंकि 2021 में आया था और पीवाईक्यू अगर आपने करे होते तो आपको पता हो।
तो आंसर हो जाएगा इसका बी। बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। विथ रेफरेंस टू द इंडियन जुडिशरी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला क्वेश्चन है, any retired judge of the Supreme Court of India can be called back to sit and act as the Supreme Court judge by the Chief Justice of India with the prior permission of the President of India. Yes. देखो आप मुझे एग्जैक्टली आर्टिकल तो याद नहीं आ रहा, बट आप क्या पढ़ते हो, एक तो आप पढ़ते हो कि एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक आप पढ़ते हो दैट मीन्स व्हाट, एडहॉक जज एंड एडिशनल जज। तो एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपनी ड्यूटीज जो है पूरी नहीं कर पा रहा होता है, या वेकेंट होता है, या एब्सेंट होती है, वॉट एवर द कंडीशन इज, इनमें से प्रेसिडेंट क्या करता है, वहां पे सुप्रीम कोर्ट की किसी भी जज को बोल देता है कि आप सीजीआई बन जाओ, बन गए। जब हम एडहॉक की बात करते हैं, एडिशनल की बात करते हैं, एक है कि जब कोरम पूरा नहीं हो रहा होता है तब आप हाई कोर्ट की जज को बुला लेते हो, और फिर होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट का जो किसी जज है उसका जो कंडीशन है पूरी, जब किसी जज की वहां पे जरूरत होती है कोरम की वजह से, तो किसी को रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज को यहाँ पे आप बुला सकते हो, तो सीजीआई बोल सकता है उससे विद द प्रियर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 2, a high court in India has a power to review its own judgment as a supreme court। ये बहुत ही स्टार लगा लेना, मुझे मतलब ऐसे क्वेश्चन से ना यूपीएससी के लिए एक रिस्पेक्ट जो है वो मुझे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बहुत ही हाई ऑब्जर्वेशन का स्टेटमेंट उन्होंने लिया। देखो आप जब भी यहाँ पे आ गया पावर टू रिव्यू, 98% स्टूडेंट बोलते हैं क्यों नहीं कर सकता जुडिशियल रिव्यू, तो मतलब मैं ऐसे 10 बार रिवाइज करके आया हूँ, और वहां पे लिखा है कि जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है, हाई कोर्ट भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। अरे जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द लेजिस्लेचर्स या फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, लेकिन यहाँ पे लिखा है जुडिशियल रिव्यू ऑफ इट्स ओन जजमेंट, कि भाई खुद का जो जजमेंट उसने दिया उसको रिव्यू करके उसमें चेंज कर सकता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट करता है। पहले सज्जन प्रताप सिंह केस आया बेसिक स्ट्रक्चर के केस में, फिर गोलकनाथ केस आया, फिर उसने रिव्यू किया कि नहीं मैंने गलत किया था, अब उसने केशव नंदा भारती केस दिया और उसने अपना जजमेंट को करेक्ट किया। तो बेसिकली खुद के जजमेंट को रिव्यू करना, ठीक है, और उसको इम्प्रूव करना, ये पावर आपके पास किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास नहीं। हम जुडिशियल रिव्यू की बात नहीं करें, खुद के जजमेंट को रिव्यू करने की बात करें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द मोशन टू इम्पीच अ जज, मतलब जज को रिमूव करने की बात करी गई है। जज को अगर आपको रिमूव करना होता है तो आप जो मोशन जो है वो पास करते हो, क्या प्रोसेस होता है, लोकसभा में कितने 100 मेंबर और राज्यसभा में कितने 50 मेंबर। मोशन अगर पास हो गया तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को दे दिया जाता है। अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर या तो एक्सेप्ट कर सकता है या तो रिजेक्ट कर सकता है। अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो 3 मेंबर की कमेटी बनती है, और फाइनली अगर ये बोलते थे कि हाँ निकाल दो, तो भाई इसको क्या करते हैं, स्पेशल मेजोरिटी से पास किया जाता है, और फाइनली ये जो लास्ट में जाके जो जज है उनको निकाल दिया जाता है। तो ओवरव्यू अगर देख लो तो ये इसका प्रोसेस होता है। ठीक है, ओके। अब जो स्टेटमेंट है वो हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 बोलता है दैट द मोशन टू इम्पीच अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया cannot be rejected by the speaker of the Lok Sabha as per the Judges Inquiry Act 1968। अरे अभी तो हमने बोला कि लोकसभा या राज्यसभा वॉट एवर द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, या तो वो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं या उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो भाई गलत हो गया। सेकेंड, तो पहले इसका आंसर निकल रहा है क्या, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है तो इसको आप हटा दीजिए और इसको भी आप हटा दो। Then, second, the Constitution of India define and gives details of what constitute the incapacity and proved misbehavior of judges of Supreme Court of India। देखो ये स्टेटमेंट भी गलत है। आप सुप्रीम कोर्ट जब पढ़ोगे वहां पे आर्टिकल 124 से 147 आई थिंक यस, ये सुप्रीम कोर्ट के साथ डील करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 124 है, वो बात करता है किस तरह से आप जजेस का अपॉइंटमेंट करते हो और रिमूवल करते हो एज पर द जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968। तो वहां पर 2 ग्राउंड बताए गए हैं, एक इनकेपेसिटी
और एक प्रूव्ड मिसबिहेवियर, कि ये दो ग्राउंड है जिसके तहत आप उनको निकाल सकते हो। लेकिन इनकैपेसिटी कैसे मानी जाएगी, ये प्रूव्ड मिसबिहेवियर कैसे माना जाएगा, दिस इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नाउ थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो वो हो जाएगा, द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज गिवन इन द जजेस इंक्वायरी एक्ट, हाँ इसी के अंदर दे रखा है। देन if the motion for the impeachment of judge is taken up for the voting, the law requires a motion to be backed by each house of the parliament and supported by majority of total membership of that house and by not less than two-thirds of the total members of house present in voting. Yes, स्पेशल मेजोरिटी की हमने बात करी थी, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपके पास सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया, थोड़ा सा बेटर बना देती हूँ, ओके। In India, the separation of judiciary from the executive is enjoined by, I will wait for 1 minute. I want you to write down its answer in the comment section. इससे डायरेक्ट क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती एग्जामिनेशन। हमने फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है उनके क्वेश्चंस को कर लिया है, तो यानी डीपीएसपी आपको ऐसे रटा हुआ होना चाहिए। जब आपको डीपीएसपी रटा हुआ होना चाहिए तो आपको आर्टिकल 50 याद करो कि आर्टिकल 50 क्या है। आर्टिकल 50 क्लियरली बोलता है दैट स्टेट एनश्राइंड द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरल, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट एंड डेमोक्रेसी। अब इस तरह थोड़ा सा थॉट बताती हूँ बच्चों के दिमाग में क्या चलता है। उनको लगता है यार बेसिक स्ट्रक्चर मैंने पढ़ा है, लेकिन अब उसमें क्या क्या लिस्ट में क्या क्या था मुझे याद नहीं है, कि मतलब फेडरल था, फंडामेंटल राइट था, मुझे याद नहीं, कैसे करूं। बट ये क्वेश्चन यही यही हो जाना चाहिए था खत्म, ये स्टेटमेंट यही खत्म हो जाना चाहिए था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है, ये बहुत सारे जुडिशरी के केसेस से इवॉल्व हुआ है, जिसमें आखिरी जो केस था वो था आपके पास केशवानंदा भारती केस ऑफ 1973। आई होप ये डेट क्लियर सही है। इस केस में क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, दैट यू कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, दैट मीन्स पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसको कोई भी हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। और इसी के साथ उन्होंने अपनी फिलॉसफी जो है वो फिलॉसफी भी उन्होंने बताई थी। व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड दैट हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक सोशल फिलॉसफी की तरह देखेंगे, जिसमें क्या होता है, हर एक इंसान के, हर एक सोसाइटी का एक तो कोर वैल्यूज होती है और एक पेरिफेरल वैल्यूज होती है। तो बेसिकली समय के साथ विद द चेंजिंग टाइम ये पेरिफेरल वैल्यूज यू कैन अमेंड एंड चेंज, but there are certain core values which never changes and you cannot play with these values. So to these core values of the constitution, they termed it as essential or the basic features, that is basic structure. And hence, the Supreme Court said that Parliament has power to amend any part of the constitution, but they cannot amend the basic structure of the constitution. And the list of the basic structure is just evolving. So this statement is wrong. Then second, the Constitution of India provides judicial review to safeguard the citizens' liberty and preserve the ideals which the Constitution is, on which the Constitution is based. Again ये गलत है। अब आप बोलोगे कि मैम आर्टिकल जो 32 है उस सब जुडिशियल रिव्यू ही तो कर रहे हैं, या फिर जुडिशरी के अंदर भी वहां पे दे रखा है कि वो जजमेंट जो है रिट जुरिस्डिक्शन है, या फिर वो अपनी जो जजमेंट है उसको रिव्यू कर सकता है। यहाँ पे बोला कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, लेकिन ये जो जुडिशियल रिव्यू वाला जो टर्म है, जुडिशियल रिव्यू का पूरा जो कंसेप्ट है, अगेन जब हमने बेसिक स्ट्रक्चर की बात करी थी,
इसी टाइम ये इवॉल्व होके आया था. इट इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. आई रिपीट, इट इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो यहां से इसका आंसर हो जाएगा नीदर वन एंड नीदर टू. बढ़ते हैं, हमारा अगला जो टॉपिक है या फिर क्वेश्चन है. इन इंडिया the legal service authorities provide free legal services to which of the following type of citizens. अब पहली बात तो ये क्वेश्चन कहां से आया. अब उनको लगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट के सारे क्वेश्चन पूछ लूं, हाई कोर्ट में क्या पूछूं, मतलब मोस्टली सब कुछ सेम है और एक दो कुछ चीजें जो अलग है वो हम पूछ लेंगे. तो अब इनके पास बचा क्या, सबऑर्डिनेट कोर्ट. अब जब हम सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में बात करते हैं तो इनको लगा कि भाई ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो सबको पता है, एक तरफ सेशन कोर्ट होता है, एक तरफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, म्युनिसिपल कोर्ट होता है. तो यहाँ पे क्वेश्चन बचता है फिर नालसा के ऊपर. दैट मीन्स नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी कमीशन जो यहाँ पे बनाई गई थी, सॉरी ये जो बनाई गई थी दैट इज नालसा. बिकॉज जो डीपीएसपी है उसके अंदर भी आपके पास फ्री लीगल एड देने की बात करी गई थी, दैट इज आर्टिकल 39A के अंदर. देन यहाँ पे आपके पास आर्टिकल 14 क्या बोलता है, इक्वालिटी होनी चाहिए. ठीक है, और आर्टिकल 22 के अंदर भी आप यहाँ पे बात कर सकते हो. तो बहुत सारी जगह फंडामेंटल राइट हो या डीपीएसपी हो, यहाँ पे फ्री लीगल सर्विसेज जो है देने की बात करी गई थी. और इसी के तहत फिर यहाँ पे जो नालसा है या फिर जो नेशनल लीगल सर्विस एक्ट आया था, लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट आया था, तो वो यहाँ पे बनाया गया. ठीक है, तो इसके फीचर्स जो है हमको पूरी तरह से पता होने चाहिए. ओके, तो अगर हम इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं, फर्स्टली जब भी आप नेशनल या फिर जो नालसा उसके बारे में आप बात करोगे, सो यू मस्ट नो द थ्री थिंग्स. पहला पहला इनका तीन मेजर फंक्शंस या फिर ऑब्जेक्टिव्स थे. फर्स्ट वाज टू प्रोवाइड फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज टू द एलिजिबल पर्संस. यहाँ पे कीवर्ड्स को नोट करिएगा. गिव मी अ मिनट. The first thing what they said that to provide the free and competent legal services to the eligible persons. Second, to organize lok adalats. And third, awareness. तो अब देखो यहाँ पे तीन चीजें हैं. पहला, फ्री एंड कॉम्पिटेंट सर्विसेज टू द एलिजिबल पर्संस. अब ये एलिजिबल पर्संस कौन है, इस पे इन्होंने यहाँ पे सवाल पूछा. फिर यहाँ पे है टू ऑर्गेनाइज द लोक अदालत. तो कहीं ना कहीं आगे देखना आप लोक अदालत पर भी क्वेश्चन होगा. और अवेयरनेस पे तो वो क्या ही सवाल पूछे. ठीक है, तो यानी इस टॉपिक से क्वेश्चन आने हैं. तो इसकी तीन मेजर फंक्शंस हैं. यानी ये जो आपके पास नालसा बनी थी कि टू प्रोवाइड द फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज टू द एलिजिबल पर्संस. यानी एलिजिबल पर्संस कौन है, एलिजिबिलिटी क्या है. सेकंड, टू ऑर्गेनाइज द लोक अदालत, यानी कि जो लोक अदालत के फीचर्स होंगे उस पर हम बात करेंगे. और अवेयरनेस पे कुछ नहीं है. तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर पहला देखो, दैट persons with an annual income of less than rupees 1 lakh. Yes, तो बेसिकली थोड़ा सा इसमें आपको लर्न करना पड़ेगा. ये तो वीकर जो सेक्शंस है आप ऐसी कॉमन सेंस से कर देना कि वुमेन के लिए होता है, वीकर सेक्शंस के लिए होता है, पुअर के लिए होता है. बट ये क्राइटेरिया इन्होंने यहाँ पे बांट दिया था कि अगर हम जनरल लोगों के बारे में बात करते हैं तो एनुअल इनकम जो है 1 लाख से 1 लाख से कम होनी चाहिए. तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. देन यहाँ पे आपके पास आता है सेकंड स्टेटमेंट which says that the transgender with an annual income of less than rupees 2 lakh. तो yes, जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं उनके लिए जो इनकम का क्राइटेरिया वो 2 लाख से ज्यादा है. थर्ड स्टेटमेंट, मेंबर ऑफ द ओबीसी. तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. अगर आप बुक पढ़ोगे तो वहां पे लिखा हुआ है ओबीसी नहीं होता है, यहाँ पे एससी और एसटी की यहाँ पे बात करी गई होती है. फिर है ऑल सीनियर सिटीजन्स. ठीक है, तो यहाँ पे जो इनका ऑल सीनियर सिटीजन नहीं होते हैं, इनका भी आपके पास जो पेंशन या फिर जो इनकम की जो लिस्ट है उसका क्राइटेरिया यहाँ पे दे रखा है. तो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 2. तो बेसिकली ये तो आप बुक से भी रट सकते हो. मेरा जो बताने का यहाँ पे पर्पस क्या था, दैट जब भी आप नालसा के बारे में बात करते हो, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट की बात करते हो, तो तीन मेजर फंक्शंस थे. टू प्रोवाइड द फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज टू द एलिजिबल पर्संस,
to organize the लोक अदालत and awareness. तो यहाँ पे हम फ्री एंड जो सर्विसेज दे रहे हैं एलिजिबल पर्सन, तो एलिजिबिलिटी आप लर्न कर लीजिएगा. तो ऑर्गेनाइज द लोक अदालत. तो लोक अदालत क्या है वो क्यों पूछेगा, आपको पूछेगा तो मेंस में लिख देना, लेकिन लोक अदालत के जो स्टैट्यूटरी फीचर्स है उसके बारे में पूछता है. और कब पूछेगा देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन आता है तो. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 2. बढ़ते हैं हमारा अगला जो सवाल है उसकी तरफ. क्वेश्चन नंबर 12. With reference to the Constitution of India, consider the following statement. पहला है that no high court shall have the jurisdiction to declare any central law to be constitutionally invalid. तो बेसिकली ये है गलत, एब्सोल्युटली गलत. और यहाँ पे मुझे याद नहीं आ रहा बट कौन सा अमेंडमेंट था, इट वॉज 33 या 30, मतलब इसी की लाइन में 30 या 33 या 30 में से कोई है. तो उसमें ये था दैट पहले हाई कोर्ट जो है वो सेंट्रल लॉ को अमेंड नहीं कर पाता था, आई मीन कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड नहीं करार कर पाता था, उसके पास ये पावर नहीं थी. बट बाद में ये अमेंडमेंट आया, मैं इसको चेक कर लूंगी कि ये 30 था या 33 था, आप भी देख लेंगे. उसके बाद इसको हटा दिया गया और हाई कोर्ट को ये पावर दे दी गई थी कि किसी भी सेंट्रल लॉ को भी वो जो है इनवैलिड कर सकते हैं, यानी रिव्यू कर सकते हैं. तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा. फिर है सेकेंड, an amendment to the Constitution of India cannot be called into question by Supreme Court of India. अरे ये तो गलत है, अभी तो हमने बात करा जुडिशियल रिव्यू में कर सकते हैं. आंसर हो जाएगा नीदर 1 एंड नीदर 2. बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. ओके, दिख रहा है ना. पहला स्टेटमेंट है the 44th amendment to the Constitution of India introduced an article placing the election of the prime minister beyond the judicial review. अब ना ये सबको पता है, लेकिन वहां पे सोच रहे यार 42 था या 44 था, कौन सा अमेंडमेंट नहीं किया गया. पहले ही बता दिया, अभी फिर से बता रही हूँ, जब भी कंफ्यूजन हो इसका ऑब्जेक्टिव याद रखो. 42 अमेंडमेंट का ऑब्जेक्टिव था कि पार्लियामेंट ने अपने आप को हर तरीके से सुप्रीम करने की कोशिश करी फ्रॉम जुडिशरी, और 44 पे इस चीज को रिवर्स कर दिया गया. तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है दैट इंट्रोड्यूस्ड एन आर्टिकल प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड द जुडिशियल रिव्यू. मतलब प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होगा और वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर नहीं होगा, यानी पार्लियामेंट सुप्रीम हो रही है. तो ये 42nd अमेंडमेंट से आया होगा, तो ये क्या है, गलत है. स्टेटमेंट नंबर 2 देखते हैं. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया shut down the 99th amendment to the Constitution of India as being violative of independence of judiciary. Yes, ये भी क्लियर है. अब यहाँ पे देखो क्या क्या आप अपने दिमाग लगा के और चीजें पढ़ सकते हैं. ठीक है, बाय द वे आई नीड टू इन्फॉर्म यू, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला था मैम वॉइस क्वालिटी इंप्रूव करो, मैम प्लीज हैव अ गुड माइक. I want to share to all of you that we are finally getting a mic and you will not get any issue with the voice quality from the first date, right? So this issue is sorted out. आपको voice में कोई problem नहीं आएगी. And second thing, there are students who are asking me for the PDF. तो स्टूडेंट्स को मैं यही बोलूंगी बिकॉज दिस इज नॉट नोट्स टाइप ऑफ अ थिंग. आप कोई भी अपने खुद के क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए जो आपने पहले अटेम्प्ट दिए होंगे, या फिर कोई भी बुक उठा लीजिए, राइट. और उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो कहीं पे भी है, आप गूगल पे कर लो. मतलब आई वांट टू से कि देयर इज नो सेंस टू प्रोवाइड पीडीएफ ऑफ दिस. मेरा जो आपके पास ऑब्जेक्टिव है कि आप तुरंत मेरे साथ जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे सॉल्व करो. आपको नहीं आ रहा है तो फिर से वीडियो बार बार देखो. ठीक है, बस ठीक है. ये एक अच्छा चीज यहाँ पे है कि ये टॉपिक वाइज अरेंज है. So for now there is no PDF for it. You can just take it from any book and either you can or you can just see from this thing, because we don't have time right now. 2 महीने बाकी है. I don't want you to just waste times in the PDF and notes and wandering here and there. Just solve right now with me on this platform and you're good to go. That's all. मतलब इस वीडियो को अगर आप 2 बार भी सुन लोगे या फिर खुद से सॉल्व कर लोगे, you are good to go. So this was my thing I wanted to share with all of you, right? And one more thing, the more you will subscribe us, the more you will support us, it would be very motivating for us. And keep liking and keep sharing our videos. Okay? ठीक है.
तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या हम और सीख सकते थे इस सवाल से। पहला था कि यहाँ पे 44 की जगह 42 अमेंडमेंट भी हमें पता होना चाहिए और इन दोनों अमेंडमेंट में क्या क्या किया। फिर अमेंडमेंट का प्रोसीजर क्या था, आर्टिकल 368 पिछले ही वीडियो में हमने ये डिस्कस किया, ठीक। एंड देन जुडिशियल रिव्यू, उस पर तो सवाल आ ही रहे हैं, तो ये कीवर्ड्स हैं, अगर आप नोटिस करो तो ये कीवर्ड्स है जिन पे सवाल घूमते हैं। सेकंड है अबाउट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन द 99th अमेंडमेंट। तो बेसिकली आर्टिकल 124 अपॉइंटमेंट की बात करता है कि जो जजेस है उनको देखो, अगर हम बात करते हैं जो जजेस है उनको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, सीजीआई से कंसल्टेशन लेता है और 4 अदर सीनियर मोस्ट जज, जो कि आपके पास कोलेजियम सिस्टम का पार्ट है। तो एक तो कोलेजियम सिस्टम आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज, कोलेजियम सिस्टम क्या डायरेक्ट आ गया था, नहीं आया था। कोलेजियम सिस्टम आया था कम से कम 3 जजेस एक्ट के तौर पे। तो पहला जो आपके पास जजेस एक्ट था उसमें यह बोला गया था कि ये जो आप कंसल्टेशन ले रहे हो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, इट इज नॉट कॉन्करेंट, मतलब ये बाइंडिंग नहीं है, आप पूछ लो फिर आपके जजेस जैसे करो, ठीक है। फिर सेकंड जजेस का जो केस आया था उसमें ये बोला कि भाई ये कॉन्करेंट है, मानना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ इसकी बात नहीं मानना पड़ेगा, 4 और जजेस जो उनको लेके आओ, और थर्ड जजेस केस पर भी इसको वैलिडेट किया गया था। तो यहाँ से कोलेजियम सिस्टम इवॉल्व होके आया था, इट इज नॉट रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इवॉल्व होके आया था, करेक्ट। तो ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग एंड दिस वाज करेक्ट, सो दैट मींस बी, ठीक। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इन इंडिया, देखो फिर से ये रिपीटेड क्वेश्चन है, डायरेक्ट जुडिशियल रिव्यू पे क्वेश्चन है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है, पहला स्टेटमेंट क्या है, द पावर ऑफ द जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द लॉज एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। तो क्या मैं आगे की स्टेटमेंट पढ़ूं या फिर यही टिक कर दूं, यही आंसर है एक्चुअली। नेक्स्ट, with reference to the Gram Nyayalaya Act, which of the following statement is correct? ये अगेन उसी से आया है आपके पास, जब हम सब ऑर्डिनेट कोर्स की बात करते हैं उसमें एक तो हमने बात करी नालसा, नालसा के अंदर हमने क्या बात करी, एक तो एलिजिबल जो पर्सन है उसके ऊपर क्वेश्चन है, नहीं है तो भी देख लेंगे। फिर हमने बात करी कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ व्हाट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लोक अदालत, लोक अदालत का ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे हम करेंगे, और अवेयरनेस, ये 3 फंक्शन थे। तो एलिजिबिलिटी पे क्वेश्चन होंगे, लोक अदालत पे क्वेश्चन होगा। फिर उसी चैप्टर में लास्ट में एक ग्राम न्यायालय जो एक्ट है वो भी दे रखा होगा, अगर आपने अच्छे से उसको नोटिस किया होगा तो। नोटिस तो क्या मतलब, किताब तो एक बार तो पढ़ी होगी, ठीक है। तो उसके ऊपर यहाँ पे आपके पास जो सवाल है वो आया है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं पहले स्टेटमेंट के ऊपर, एज पर द ग्राम न्यायालय कैन हियरिंग ओनली सिविल केस नॉट द क्रिमिनल केस, ये गलत है। तो बेसिकली दोनों केस पे वो जो है बात कर सकता है, सिविल केसेस पे भी और क्रिमिनल केसेस पे। सेकंड, द एक्ट अलाउज द लोकल सोशल एक्टिविस्ट एज अ मीडिएटर्स या फिर रिकंसिलेटर्स, सो दिस इज करेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास बी। तो ये ग्राम न्यायालय एक्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। थोड़ा बहुत अगर आपको उसके बारे में जानना है तो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि एक कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बनाने के बारे में बात करी गई थी यहाँ पे। दैट मीन्स ये जो एक्ट है इसके अंदर बोला गया था वी विल मेक अ कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जिसका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो न्याय अधिकारी होगा। हर एक पंचायत के अंदर इसको बनाया जाएगा और मेनली ये किस पे काम करेंगे, समरी प्रोसीजर्स पे काम करेंगे, समरी प्रोसीजर एंड नेचुरल जस्टिस। So go to the Lakshmikant and read this act again. Coming to the next question. Who or which of the following is the custodian of the Constitution of India? Take a 1 minute. आप कमेंट पे इसका आंसर लिखो, फटाफट से लिखो, अभी मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, बिना सोचे समझे जस्ट राइट डाउन, मतलब थोड़ा बहुत तो सोचोगे। आई वांटेड टू से कि डायरेक्ट क्वेश्चन है, कंफ्यूजन की ही बात नहीं है, एंड जस्ट राइट डाउन इट्स आंसर।
सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन, इज द प्रोटेक्टर, इज द कस्टोडियन, ये वर्ड्स हम सुनते रहते हैं, राइट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट इज द प्रोविजन टू सेफगार्ड द ऑटोनॉमी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? पहला है, दैट मीन्स ये जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है उस पर इन्होंने सवाल जो है पूछा है। फर्स्ट थिंग, while appointing the Supreme Court judges, the President of India has to consult the Chief Justice of India. यानी while appointing the Supreme Court judges, the President of India has to consult CJI, ये करेक्ट है? अरे भाई अभी तो हमने बात करी थी कोलेजियम, इसी ये 2019 में बात करी कोलेजियम सिस्टम के बारे में। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, तो ये करेक्ट हुआ ना। सेकंड, the Supreme Court judges can be removed by the Chief Justice of India only. No, this is wrong. हमने removal अभी अभी देखा। Then the salaries of the judges are charged on the consolidated fund of India, to which the legislature does not have to vote. So this is correct. Fourth, and all the appointment of officers and staff of Supreme Court are made by the government only after the consulting the CJI. No, वो खुद कर सकते हैं। इसका आंसर है 1 and 3। बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। देखो फिर से जुरिस्डिक्शन पे ही सवाल आया है, जो कि उनका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे है कि कौन कौन से हैं इसमें से जो कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर इन्वॉल्व है। पहला, अ डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट, यस। अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शंस टू आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और दैट ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, तो ये गलत है। A dispute between the government and UT गलत है। A dispute between two or more state, yes, that is 1 and 4। ये लिस्ट दे रखी है बुक। ये थोड़ा सा बकवास क्वेश्चन आपको करना चाहे तो कर लो, मतलब थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा बेसिक सवाल उन्होंने पूछ लिया था एसएससी टाइप्स कि कितने हाई कोर्ट है जिनका कॉमन जुरिस्डिक्शन है, तो उस वक्त ये आपके पास जो आंसर था वो 3। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर्स एडवाइस, अगेन इट इज अ एडवाइसरी जुरिस्डिक्शन। किस पे सवाल आया है? एडवाइसरी जुरिस्डिक्शन, यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकते हैं 2 मैटर्स पे। एक तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होता है और एक दूसरा मैटर। दोनों ही केस के अंदर अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है तो सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देनी ही पड़ेगी, बाइंडिंग है, और इसमें आपको जरूरी नहीं है। लेकिन मजे की बात तो ये है कि प्रेसिडेंट जो है उसके ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि उन एडवाइस को माने या नहीं माने, चाहे वो कोई भी मैटर। ठीक है, सो पहला यहाँ पे द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर द एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द मैटर्स ऑफ द लॉ और द फैक्ट ऑन इट्स ओन। क्या खुद से देता? नहीं, प्रेसिडेंट मांगता है तब देता है। तो बेसिकली इफ ही सीक्स दैट एडवाइस, यस। ओनली इन द मैटर्स ऑफ फंडामेंटल राइट, नो। देन इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ओनली 2। देखो आ गया ना, लोक अदालत पे सवाल आ गया। So this is your question, which is on the लोक अदालत। पढ़ो, पहला स्टेटमेंट है लोक अदालत has the jurisdiction to settle the matters at the pre-litigation stage and not those matters pending before any court। देखो लोक अदालत का मेन जो ऑब्जेक्टिव थी यही था कि आप इसको चाहे प्री लिटिगेशन स्टेज हो, अब पे कोई केस पेंडिंग हो या फिर कोई कोर्ट के सामने कोई केस पेंडिंग हो, आप लोक अदालत में आपस में जो है सुलझा लो, बिकॉज कोर्ट की जो पेंडेंसी उसको थोड़ा सा वजन जो है, भार जो है, लोड जो है उसको कम करो। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे प्री लिटिगेशन स्टेज और दोनों की यहाँ पे बात करी गई थी। ठीक है, सो दिस इज योर रॉन्ग स्टेटमेंट। देन लोक अदालत कैन डील विद द मैटर्स व्हिच आर सिविल नॉट द क्रिमिनल इन द नेचर, तो ये भी आपके पास क्या है? गलत हो जाएगा। चाहे मतलब सबऑर्डिनेट केस में सिविल और क्रिमिनल दोनों कर सकते हैं, चाहे कोई भी हो आप उस चैप्टर से रिलेटेड। लोक अदालत है, न्यायालय एक्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, दे कैन गो फॉर बोथ, राइट? तो ये भी गलत है। एवरी लोक अदालत कंसिस्ट ऑफ आइदर सर्विंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स, यस, बट ओनली नहीं, जो बाकी मेंबर्स है वो भी होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि कोई भी सही नहीं है, डी इज द आंसर। नेक्स्ट, जो अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट may be declared unconstitutional by the Supreme Court of India if it, पहला, तो बेसिकली
अगर बिना स्टेटमेंट पढ़े आप इसका आंसर निकाले तो कैसे होगा? हमने बोला था केशव नंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि पार्लियामेंट कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट को अमेंड कर सकती है, लेकिन वो उसके बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करना चाहिए। ये क्लियर है? ठीक है। अब बेसिक स्ट्रक्चर में आपको पता है कि सारी तो फंडामेंटल राइट नहीं, लेकिन कुछ जैसे आर्टिकल 14 वगैरह है, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो यहाँ पे देखो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है इट स्टैब्लिशेस अ 3-tier फेडरल सिस्टम इन द प्लेस ऑफ एग्जिस्टिंग 2-tier सिस्टम। ये बेसिक स्ट्रक्चर तो नहीं है। रिमूवल राइट ऑफ इक्वालिटी यानी कि आर्टिकल 14, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। दैट मीन्स कि अगर आप राइट टू इक्वालिटी जो कि बेसिक स्ट्रक्चर है, जो कि फंडामेंटल राइट है, आप उसको ही अमेंड कर रहे हो, तो भाई वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज योर जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब आप बोलोगे कि ये क्या आ गया, मैंने तो पढ़ा ही नहीं। देखो मेंस के जो टॉपिक्स हैं जैसे कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, जुडिशियल एक्टिविज्म है, इनको पूरी तरह से, एक तो आप बिना मेंस की तैयारी करें प्रीलिम्स नहीं दे सकते, मेंस की तैयारी होनी चाहिए, अगर होती तो ये आपको पता होता। और दूसरा नहीं भी पता है तो ये जो मेंस वाले टॉपिक्स उनको ऐसे मतलब हार्ड मत दो कि ये तो मेंस में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। इनकी शुरुआत के जो पन्ने हैं वो तो पढ़ो। पहले ही पैराग्राफ में लिखा है कि जो इंडिया के अंदर जब पीआईएल है उसके प्रोजेनिटर्स पे दो बहुत बड़े नाम आते हैं, जिसमें से एक है जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर और वो सीजीआई नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास बी जो है आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन जो रिमूवल है और इसके ऊपर यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है। पहला, द मोड ऑफ रिमूवल ऑफ अ जज ऑफ हाई कोर्ट इज सेम एज दैट ऑफ अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यस, दोनों को सेम तरीके से ही आप रिमूव करते हो एंड प्रेसिडेंट ही रिमूव करता है हाईकोर्ट के केस में ही, अपॉइंट भी हाईकोर्ट के केस में प्रेसिडेंट ही करते हैं। देन आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम द ऑफिस, जो परमानेंट जज है हाईकोर्ट के कैन नॉट प्लीड और एक्ट इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये गलत हो जाएगा, व्हाई? बिकॉज वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्लीड कर सकते हैं या फिर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो परमिशन लेके उनको बुलाते हैं उसके केस में भी यहाँ पे वो प्लीड कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे जो बोल रखा है दैट मीन्स द पार्लियामेंट कैन नॉट एनलार्ज द jurisdiction of the Supreme Court of India as its jurisdiction is limited to that conferred by the Constitution. आर्टिकल 138 पढ़ो आप और फिर इसका मुझे उत्तर दीजिए। सेकंड है द ऑफिसर्स एंड सर्वेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द कंसर्न्ड चीफ जस्टिस and the administrative expenses are charged on the consolidated fund of India. देखो यहां तक बच्चा ना, इन्होंने खेल क्या खेला कि बच्चा पूरा स्टेटमेंट नहीं पढ़ता। यहां तक ये सही है कि जो ऑफिसर्स है या फिर जो सर्वेंट है सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के, वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट करता है सुप्रीम कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट के लिए हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस करता है, तो ये करेक्ट है। आगे इन्होंने बोला कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है आर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंडर में आता है और जो आपके पास हाई कोर्ट है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के अंडर आता है। तो बेसिकली ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर टू एनलार्ज द jurisdiction of Supreme Court of India with respect to any matter in the union list जो है वो किसके अंडर में होता है? पार्लियामेंट के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ पीआईएल सोर्स क्या है इसका? यूनाइटेड स्टेट है। पीआईएल पे फिर से डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड रीजन। पहला बोला है willful disobedience या फिर नॉन कंप्लायंस ऑफ कोर्ट ऑर्डर्स एंड यूज ऑफ द डेरोगेटरी लैंग्वेज इज अमाउंट टू द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। यस, कौन सा कंटेम्प्ट हो जाएगा? सिविल कंटेम्प्ट। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है? ना जी ना, ये एक्ट के अंदर डिफाइंड। सेकंड, जुडिशियल एक्टिविज्म कैन नॉट बी प्रैक्टिस without arming the judiciary with punitive powers to punish contemptuous powers. Yes, तो थोड़ा सा आप सोच के देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। एक मिनट, why it's not working? That both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Then next question. According to the Constitution of India, district judge shall not include. अरे जब district judge आप पढ़ते हो तो आप सिविल केस पर डिस्ट्रिक्ट जज है, क्रिमिनल केस पर सेशन जज है, फिर उसके दो टीयर्स और है।
तब यहाँ पे आपको पता है सेशन जज होते हैं, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट होता है, चीफ जज ऑफ स्मॉल जो है केस कोर्ट होता है, ट्रिब्यूनल जज यहाँ पे नहीं आता है। तो आंसर हो जाएगा इसका क्या, सी, करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अबाउट द 30th क्वेश्चन। आई थिंक दो और क्वेश्चन। When the Chief Justice of High Court act in the administrative capacity, then he is subject to the jurisdiction of any of the judges of the High Court. Which of the following statement regarding the advisory jurisdiction of Supreme Court is correct? It is binding on the Supreme Court to give its opinion on any matter referred to it by President. गलत। अगर दो कंडीशंस थी, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के केस में था तो वहां पे नहीं बाइंडिंग होता है, तो बेसिकली ये आपके पास जो है गलत हो जाएगा। दिस इज गलत, दिस इज गलत। स्टेटमेंट 2, द फुल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हियर्स एनी रेफरेंस मेड अंडर इट्स पावर्स ऑफ एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, करेक्ट। थर्ड है, द ओपिनियन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन अ रेफरेंस इज नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, ये भी करेक्ट कि भाई वो सरकार पे बाइंडिंग नहीं होती है। तो दिस इज योर 2 and 3 इज करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जुडिशरी से रिलेटेड जो भी पॉलिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए थे यूपीएससी में वो हम कर चुके हैं। अब हम आगे का जो वीडियो है उसमें हम करेंगे एग्जीक्यूटिव के क्वेश्चंस, यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव। मतलब यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी या फिर क्या, सोच के बताओ। और स्टेट एग्जीक्यूटिव में सेम थिंग, गवर्नर, चीफ जस्टिस, सॉरी सीएम जो है, स्टेट की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, इनके ऊपर हम जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में करने वाले हैं। तो आप ये जो टॉपिक है रिवाइज कर सकते हो, हम उसका क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, इस वीडियो में इतना ही था। प्लीज डू सपोर्ट अस, सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।